हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 भू आकृतियां तथा उनका विकास। जैसा कि आपको पता है, ये चल रही एनसीईआरटी सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी जियोग्राफी। आज हम उसी एनसीईआरटी जियोग्राफी में चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें भू आकृतियों और उनके विकास के बारे में आज हम समझेंगे। किस प्रकार से जो भू आकृतियां हैं उनका विकास हुआ, उनका आगे का प्रोसेस हुआ, किस प्रकार से वह बनी, उनमें कितना समय लगा, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 7 का भू आकृति तथा विज्ञान ये पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मजेदार तरीके से, धमाकेदार अंदाज में भू आकृतियां तथा उनका विकास। स्टार्ट करते हैं भू आकृतियां तथा उनका विकास। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाही जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन जैसे करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर निर्माण करने वाले पदार्थों पर क्या क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात क्या क्या होता है, भू आकृतिक कारक कौन कौन से कारक होते हैं, प्रवाही जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन होते हैं। ठीक है, ये भू आकृतिक कारक कहलाएंगे। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की क्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाही जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। ठीक है, समझ में आई ये लाइन। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपरदन धरातली स्वरूप को बदल देता है? क्या आप जानते हैं कि अपरदन जो होता है, जो अपरदन की क्रिया होती है, वह धरातली स्वरूप को बदल देता है। कैसे बदलता है? अपरदन यानी किसी धरातल की ऊपरी सतह से किसी भी ऊपरी सतह का हटते जाना, धीरे धीरे समय के अनुसार जब वहां से ऊपरी सतह हट जाती है, इस क्रिया को हम अपरदन कहते हैं। तो जब इस धरातल की ऊपरी परत हटेगी तो धरातल में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, और इसे ही हम कहते हैं क्या कहते हैं, धरातल में अपरदन क्रिया हुई है। और इसी अपरदन के फलस्वरूप जो धरातली स्वरूप होता है वह भी बदल जाता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है। और निक्षेपण और अपरदन जो प्रक्रिया होती है, यह दोनों एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती हैं। निक्षेपण यानी भी किसी भी चीज का धीरे धीरे क्षरण होना, ठीक है, धीरे धीरे कम होना निक्षेपण कहलाता है। और अपरदन में भी क्या होता है, अपरदन में भी धरातल की जो ऊपरी सतह होती है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अपरदन ही जो निक्षेपण प्रक्रिया है वह अपरदन प्रक्रिया का ही परिणाम है, यानी उसका अपरदन का रिजल्ट क्या कहलाएगा, यह निक्षेपण कहलाएगा। अपरदन का परिणाम निक्षेपण कहलाएगा। और निक्षेपण से भी धरातली स्वरूप में परिवर्तन आता है। और निक्षेपण से क्या होता है, धरातली स्वरूप में परिवर्तन आता है। ठीक है, चूंकि यह अध्याय भू आकृति तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले हमें यह जानना है कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से है। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भू आकृतियां तथा उनके विकास के संबंधित हमने चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हमें पहले यह जानना होगा कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के, यानी जो मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। क्या होता है, सरल शब्दों में अगर हम भू आकृति की परिभाषा लिखने को आपको कहें तो फटाफट अपने नोटबुक निकाल लीजिए, पेन हाथों में ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भू आकृति क्या होती है, भू आकृति किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को हम भू आकृति कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और जिन्होंने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को यह वीडियो शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो जल्दी से भू आकृति की परिभाषा मुझे बताइए। तो भू आकृति की परिभाषा है कि छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को हम भू आकृति कहते हैं। ठीक
ठीक है। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है? अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को हम क्या कहते हैं? भू आकृति कहते हैं। लेकिन जो भूदृश्य होता है वह क्या है? भूदृश्य क्या है आखिर? चलिए समझते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती हैं। तो भू आकृतियां अभी हमने देखा था कि भू आकृति किसे कहते हैं? छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। और भूदृश्य किसे कहते हैं? जब यही भू आकृतियां मिल जाती हैं तो इन्हीं आकृतियों को हम भूदृश्य कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? इन्हीं आकृतियों को हम क्या कहते हैं? भूदृश्य कहते हैं। जो भूतल के विस्तृत भाग है, जो भूतल का विस्तृत भाग होता है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होता है जो कि कुछ प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित होता है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं। क्या होता है? अधिकतर जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं वह धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। इसी कारण क्या होता है? उनके आकार बनने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ यानी इनिशियल होता है, यानी जब वह स्टार्ट होती है बनना। ठीक है। भू आकृतियों के बारे में बनने के बाद उनके आकार, आकृति, प्रकृति में बदलाव आता है। जब भू आकृतियां बन जाती हैं तो उनके आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आता जाता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जो क्या होता है? जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि भू आकृतियां क्या होती हैं? भू आकृतियों को मिलाकर भूदृश्य बनता है और प्रत्येक भू आकृति अपनी भौतिक आकृतिक आकार और पदार्थ होते हैं। ठीक है। जो कि कुछ भू आकृतियों उनके कारकों द्वारा निर्मित होते हैं। बहुत सारे भू आकृतियां धीमी गति से कार्य करते हैं, इसी कारण उनके बड़े आकार बनने में लंबा समय लगता है। ठीक। भू आकृतियों में एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृति प्रक्रियाओं के कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं की प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित होती जाती हैं। जलवायु संबंधी जो बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा जो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर यानी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती हैं, संचलन होता है, उसके कारण भू आकृति प्रक्रियाओं में गहनता से स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं ही परिवर्तित हो जाती हैं। भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। जो भू आकृतियां होती हैं वह बदलती रहती हैं, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि जो भू आकृति है वह रूपांतरित होती है। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति या भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था से है। यहाँ पर जो हमने बात की भू आकृतियों के विकास का अर्थ यहाँ पर क्या है? भू आकृतियों के जो विकास की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका अर्थ है कि एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना क्या होता है? अब इन परिवर्तित अवस्थाओं में ही इसका अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का इतिहास और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। तो अगर हम भू आकृति की बात करें तो यह समय के साथ बदलती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो चीजें पहले जो चीज बनने में जैसी थी, जिस आकार की थी, वह अंत तक उसी आकार में या एक लंबे समय बाद उसी आकार में रहेगी। भू आकृतियों में परिवर्तन होता रहता है। भू आकृति के विकास का इतिहास समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल अवरुद्ध विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। क्या होता है? एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। जिसकी तुलना किससे की जा सकती है? जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जाती है। जिस प्रकार से मानव में
परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार, उसी प्रकार से भू आकृतियों में भी परिवर्तन होता है समय के अनुसार, जिसकी तुलना हम जीवन की अवस्था से करते हैं। जिस प्रकार से हमारे जीवन में युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ अवस्था होता है और फिर वृद्धावस्था आता है, उसी प्रकार से भू आकृतियों में भी यह अवस्थाएं बदलती रहती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। पहले जो इनिशियली में जो भू आकृतियां होती हैं, यानी जो स्टार्टिंग में भू आकृतियां होती हैं, वह युवा अवस्था में आएंगी, एक मध्य अवस्था में जाके यह प्रौढ़ अवस्था में आ जाती हैं और एक अंतिम समय में इसको हम वृद्धावस्था के रूप में निरूपित कर सकते हैं। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? अब एक क्वेश्चन आता है, जल्दी से आप लोग भी क्वेश्चन लिख लीजिए कि भू आकृति के विकास में महत्वपूर्ण दो पहलू क्या हैं। क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले समझते हैं प्रवाहित जल। अब सभी ने प्रवाहित जल को देखा ही है, नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पर जल का प्रवाह हो रहा है, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए जल किस प्रकार प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित जल आंध्र प्रदेश में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है उसे हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है उसे हम क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश कहेंगे। प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, दूसरा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियां, सरिताओं के रूप में बहता है। सरिताओं यानी नदियां, तालाबों को हम कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रवाहित जल का है वह दो रूप से प्रवाहित होता है। पहला कैसे होगा? धरातल के परत के रूप में प्रवाह होता है। ठीक है, धरातल के कैसे परत के रूप में प्रवाह होगा? आपने समुद्र तो देखा ही है, वह धरातल के परत के रूप में प्रवाह होता है। दूसरा रैखिक प्रवाह, नदियों को तो सभी ने देखा है, तो नदियों का जो प्रवाह होता है वह रैखिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, घाटियों में नदियां सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दिश स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। जो प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दिश स्थल स्वरूप है वह ढाल की प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। कालांतर में एक समय के अनुसार क्या होता है, जो तेज ढाल होते हैं लगातार अपर्दन के कारण, मैंने अपर्दन को अभी आपको बताया इसके पहले वाले कुछ समय पहले जब मैं आपको बेसिक चीजें समझा रही थी तो अपर्दन के बारे में बताया। तो क्या होता है, जो नदियों द्वारा तेज ढाल होता है वो अपर्दन के द्वारा मंद ढाल में परिवर्तित हो रहा है, यानी तेज ढाल धीरे धीरे अपर्दित होके मंद ढाल यानी जो धीमी गति के ढाल होते हैं वह उसमें परिवर्तित हो रहा है और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो रहा है। जब नदियों का ढाल कम होगा तो नदियां कम तेजी से प्रवाहित होंगी। ठीक है, यानी नदियां धीरे धीरे प्रवाहित होंगी, उनके गति में कमी आएगी। तो इससे क्या हो रहा है? परिणाम स्वरूप नदियों के वेग कम हो रहे हैं, यानी जो नदियों की बहाव की वेग है वह कम हो रहा है मंद कम होने की वजह से। जो ढाल है कम होने की वजह से नदियों का वेग भी कम हो रहा है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। अब निक्षेपण कैसे होता है? जब नदियों का वेग कम हो जाता है तब निक्षेपण आरंभ होने लगता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं। तेज ढाल से बहती हुई जो नदियां होती हैं, सरिताएं होती हैं, वह भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम और धीमी ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से भू आकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। ये सारी बातों को आप समझिए, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगी तो अच्छे से सभी चीजों को समझिए। जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो और लोगों को शेयर करिए चैनल, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी इतनी आसान भाषा में इतने मजेदार तरीके से ये चीजें समझ सके। ठीक है,
एक बार फिर से पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाता है, जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाता है, मैंने क्या बोला, जब लगातार अपर्दन के कारण, यानी अपर्दन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल, जो नदी का तल होता है वह समतल हो जाए यानी प्लेन हो जाए, तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है। जब नदी समतल हो जाएगी तो जो उसके कटाव हैं वह भी समतल हो जाएंगे यानी कम हो जाएंगे और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो तट होते हैं नदियों के, उनका अपर्दन तेजी से होने लगता है। इसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। जब तट में परिवर्तन हुआ, तट में अपर्दन हुआ, तट धीरे धीरे अपर्दन के द्वारा समतल होते गए, तो जब पूरी चीजें समतल हो जाएंगी तो क्या बनेगा, जब सभी चीजें समतल हो जाएंगी तो घाटियां और पहाड़ियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? चलिए समझते हैं इसके बारे में भी। तो कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस करके लिखिए। अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट लिखा करिए अपने, मैं उसके आपके डाउट आपको वीडियो के दौरान ही आपको बता दिया करूंगी। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए धमाकेदार तरीके से समझने के लिए और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। स्थलगत प्रवाह के बारे में बात करते हैं अब। ओवरलैंड फ्लो के बारे में। परत स्थलंद प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। अब जो स्थलगत प्रवाह है वो क्या है, परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर ही हो सकता है। प्रवाही जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहा कर लाए गए तल छटों के कारण छोटी व तरंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जो अधोमुखी कटाव होता है वह अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था में मैंने अवस्थाओं की बात की थी, अगर आपको याद हो तो क्या मैंने प्रारंभिक अवस्था में क्या बोला आपको, प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी जो कटाव होता है वह अधिक होता है। ठीक है, जब मध्य अवस्था आती है तो मध्य अवस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद हो जाती है। इस प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तक निम्न हो जाते हैं, जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण नहीं होता, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई नहीं देते, जिन्हें मोनाड नोक क्या कहते हैं, मोनाड नोक कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मोनाड नोक कहते हैं। नदी अपर्दन द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या प्लेनी प्लेन कहलाते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान क्या कहलाते हैं, संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहते हैं। तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि संप्राय मैदान या पेनी प्लेन किसे कहते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान को हम क्या कहेंगे, संप्राय मैदान और पेनी प्लेन कहेंगे। प्रवाही जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है युवा अवस्था की। युवा अवस्था, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। युवा अवस्था में क्या होता है, जो नदियों की संख्या होती है वह बहुत ही कम होती है।
ये नदियां उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार से आपको वी शेप की घाटी नजर आ रही होगी। आ रही है कि नहीं आ रही है? कितने लोगों को आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वी आकार की घाटी बनती हैं जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं। जहां अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहां जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाते हैं। वहां क्या होता है? जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाती हैं। बात करते हैं युवा अवस्था की, तो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, युवा अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां उथली वी आकार की घाटी का निर्माण करते हुए बनाती हैं जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित संकरे बाढ़ मैदान मुख्य रूप से नदी के साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत होने व समतल होने के कारण दलदल व झीलें बन जाती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं। ठीक है, जहां अनावरित कठोर चट्टानें जहां अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहां जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि युवा अवस्था में, इस अवस्था में क्या होता है, नदियां बहुत की जो संख्या होती है वो बहुत कम हो जाती है। ये नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं, यानी वी आकार की उथली हुई घाटी बनाती हैं। आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस प्रकार से वी आकार की घाटी बनती है। ठीक है, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं। ठीक है, और जहां अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहां जलप्रपात यानी जो वाटरफॉल्स होते हैं, झरने होते हैं, वह छिप्रिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस प्रकार से वी आकार की घाटी दिख रही है। वी आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वह कौन सी अवस्था में होता है? वह युवा अवस्था में होता है। अब बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। प्रौढ़ावस्था में क्या है, आपकी स्क्रीन पर देखिए बहते हुए जल का आपको वीडियो दिख रहा होगा। तो प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। इस अवस्था में नदी में जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। युवा अवस्था में क्या होता था, उसकी मात्रा कम हो जाती थी। ठीक है, लेकिन प्रौढ़ावस्था आते आते नदियों में जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और सहायक नदियां भी इनमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियां वी आकार की होती है। नदी घाटियां कैसी होती हैं? वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। जो नदी घाटियां होती हैं वह वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। जो मुख्य नदी होती है वह विस्तृत यानी एक बड़े भूभाग को फैले होती है, एक बड़े भूभाग को कवर की होती है। तो जो विस्तृत जो नदी घाटी होती है, जो मुख्य नदी होती है वह व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान भी पाए जाते हैं। अब नदी में जल की मात्रा बढ़ती गई। जब जल की मात्रा बढ़ती है तब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नदी घाटियां वी आकार की हो जाती हैं लेकिन गहरी होती हैं। वी आकार की तो होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं जिनमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनी हुई प्रवाहित होती है। जिनमें क्या होता है, जिनमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनती हुई प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदी दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं। युवा अवस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदी दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, जो नदी विभाजक होते हैं वह स्पष्ट हो जाते हैं। जल प्रपात व छिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं। जहां युवा अवस्था में जल प्रपात और छिप्रिकाएं बनती थीं, वहीं प्रौढ़ा अवस्था में
क्या होता है, जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त होती जाती हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था को। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी आपको लिखने के लिए। आप सभी लोग आई होप कि नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे, तो सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तीनों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था को एक बार फिर से पढ़ते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। इस अवस्था में क्या होता है, नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इनमें आकर मिल जाती हैं। और सहायक नदियां क्या होता है, इनमें आके मिल जाती हैं। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं। जो नदी घाटियां होती हैं, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले वी आकार की घाटियों का किस प्रकार से निर्माण हुआ। तो जो नदी घाटियां होंगी वो वी आकार की होती हैं, लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। जो मुख्य नदी होती है वो व्यापक और विस्तृत होने के कारण उसमें बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिनमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनती हुई प्रवाहित होती है। जिनमें क्या होता है, घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनती हुई प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में निर्मित समतल, विस्तृत एवं अंतर नदी दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाता है और नदी विभाजक स्पष्ट हो जाता है। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं। तो ये थी प्रौढ़ावस्था की बात। अब बात करते हैं वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था में क्या क्या चीजें बदलाव होती हैं, किन किन बातों में हमें पढ़ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, जल्दी से आप सभी लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि वृद्धावस्था में जो छोटी सहायक नदियां होती हैं वह कम हो जाती हैं और ढाल मंद हो जाते हैं। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत या समतल होते हुए जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं, अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है, तो वृद्धावस्था की बात करें तो जो उसमें सहायक नदियां होती हैं छोटी छोटी, वह क्या होती हैं, वह विलुप्त हो जाती हैं। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती हुई विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं, अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। तो ये थी बात युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की। मैंने क्वेश्चन आप सभी को दिया कि युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में अंतर स्पष्ट करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते जाना है। अभी तक जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए धमाकेदार पूरी सीरीज लॉन्च हुई है। तो आपको उस सीरीज का पूरा लाभ मिल सके, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि कितने लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं अपरदित स्थल स्वरूप की। अपरदित स्थल स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले आता है नाम घाटियों का। ठीक है, अपरदित स्थल स्वरूप की बात करने में सबसे पहला नाम जो आता है वो घाटियां हैं। घाटियों से रूबरू होने के लिए आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं घाटियों को देखा होगा, लेकिन आज हम एक विस्तार के पूर्वक घाटियों के बारे में समझते हैं। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। घाटियों का प्रारंभ कैसे होता है? प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी विस्तृत अविनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अविनालिकाएं धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं और ये चौड़ी लंबी होकर घाटियों के रूप में धारण कर लेती हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है, आप उसमें क्लियरली समझ सकते हो कि किस प्रकार से घाटियों का निर्माण होता है। लंबी चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियां वी आकार की, सभी को वी आकार की घाटी दिख रही है कि नहीं, स्क्रीन पर दिख रही है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कितने लोगों को वी आकार की घाटी दिख रही है। वी आकार की घाटी गॉर्ज, कैनियन, गॉर्ज और कैनियन आदि वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है घाटियों के प्रकार। गॉर्ज एक गहरी सकरी घाटी होती है। गॉर्ज कैसा होता है? गहरी होती है और सकरी होती है। ठीक है, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल होते हैं वो बहुत ही तीव्र होते हैं। एक आप चित्र में देख सकते हैं, एक कैनियन के किनारे भी खाड़ी ढाल होते हैं। यह भी गॉर्ज की भांति गहरी होती है। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। ठीक है,
इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। अब कैनियन कैसा होता है? कैनियन तल की अपेक्षा, यानी उसका जो सरफेस होता है, जो उसका तल होता है, उसका जो बेस होता है, तल की अपेक्षा ऊपरी भाग उसका अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, वास्तव में कैनियन गॉर्ज का ही एक दूसरा स्वरूप है, क्योंकि गॉर्ज और कैनियन की जो उनका बनावट है वह लगभग एक प्रकार से है। ठीक है, चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। तो घाटी का प्रकार किस पर निर्भर होता है? चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर करता है। उदाहरण की बात करते हैं तो कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गॉर्ज कठोर चट्टानों से बनता है। तो बहुत ही बड़ा अंतर है। तो सभी लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, गॉर्ज और कैनियन में अंतर स्पष्ट करना है उनकी बनावट के आधार पर। ठीक है, अब जलगर्तिका व अवनमित कुंड क्या होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गोलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाही जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। कालांतर में क्या होता है? जो नदी घाटी होती है वह गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है। जो जलप्रपात होता है वहाँ पे जब कंटिन्यूअसली जो जल गिरता रहता है तो वहाँ पर एक बड़े गहरे और जलगर्तिका का निर्माण हो जाता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने पर उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जलप्रपातों के तल में एक विशाल व गहरे कुंड अवनिमित कुंड कहलाते हैं। जलप्रपातों के तल पे जो जलगर्तिका बनती है उसमें विशाल व गहरे कुंड अवनिमित कुंड कहलाते हैं। ठीक है, कि अवनिमित कुंड किसे कहते हैं आपको अंतर समझ में आया, और जलगर्तिका किसे कहते हैं आपको समझ में आया? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जलगर्तिका और अवनमित कुंड में क्या अंतर है और इनका जो निर्माण है वो संरचना है किस प्रकार से होता है। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल नए नए चैप्टर्स का मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कमेंट सेक्शन मुझे करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना लाभ होता है। अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।